जय हिंद साथियों, वेलकम टू मॉक मास्टर चैनल। आज हमारी क्लास जियोग्राफी पर आधारित है। यहाँ पर हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो हमारी एग्ज़ाम के लिए यानी कि रेलवे एग्ज़ाम, आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए कोई भी देरी हुई करता हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो बायोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? ऑप्शन ए जायरे, या ऑप्शन बी जाम्बेजी, या ऑप्शन सी नील, या ऑप्शन डी लुआलाबा। तो किस नदी पर बनता है? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लुआलाबा नदी पर बनता है। तो बायोमा जलप्रपात लुआलाबा नदी पर बनता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 2, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? क्वेश्चन 2, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भूकंप, या ऑप्शन बी तूफान, या ऑप्शन सी चक्रवात, या ऑप्शन डी पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र शब्द ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए भूकंप। ये भूकंप से संबंधित है। अधिकेंद्र शब्द भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा इज द राइट आंसर। भूकंप को हम क्या कहते हैं? मतलब जो अधिकेंद्र को हम क्या कहते हैं? ये भूकंप के ठीक ऊपरी ऊपरी स्थित बिंदु को हम, पृथ्वी के ऊपरी स्थित बिंदु को हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 हमारा, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है? जो तिब्बत का पठार है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए 2 किलोमीटर है, या ऑप्शन बी 3 किलोमीटर, या ऑप्शन सी 4 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर की ऊंचाई है। तो हमारा ये तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये आपको नोट डाउन करके रखिए। जो तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार, ये समुद्री तल से ऊंचाई इसकी 5 किलोमीटर है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 4, ज्वालामुखी राख से बनी चट्टानों को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी राख से बनी चट्टाने को, ऑप्शन ए टफ, या ऑप्शन बी लेकोलिथ, या ऑप्शन सी सिलिसक, या ऑप्शन डी स्लेट। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ज्वालामुखी राख से बनी चट्टाने को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए टफ। ऑप्शन ए टफ, ज्वालामुखी राख से बनी चट्टानों को हम क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 5। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारी पहले वाली वीडियो जाके जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने जीके जीएस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट भी लगाए थे। तो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी प्रिपरेशन है। हमारा ये इस क्लास का क्वेश्चन 5, नूनाटेक का निर्माण किससे होता है? नूनाटेक का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए वायु के अपरदन से, या ऑप्शन बी नदी के अपरदन से, या ऑप्शन सी हिमनद से, या ऑप्शन डी भूमिगत जल से। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी हिमनद से। नूनाटेक का निर्माण किससे होता है? ये हिमनद से होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हिमनद से होता है नूनाटेक का निर्माण। लेकिन नूनाटेक को हम क्या कहते हैं? ये चारों ओर बर्फ से घिरे टीले को नूनाटेक कहते हैं। मतलब चारों ओर बर्फ से घिरे टीले को हम क्या कहते हैं? नूनाटक कहते हैं। चारों ओर बर्फ से घिरे टीले को हम नूनाटक कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 6, भारत की सर्वोच्च चोटी केटू किस श्रेणी में स्थित है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी किस श्रेणी में स्थित है केटू? तो ऑप्शन ए केंद्रीय हिमालय, या ऑप्शन बी ट्रांस हिमालय, या ऑप्शन डी काराकोरम श्रेणी, या ऑप्शन डी कुमायूं हिमालय। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो भारत की सर्वोच्च चोटी जो केटू है वो किस श्रेणी में स्थित है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी काराकोरम श्रेणी। ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और ये केटू को हम दूसरा नाम भी है, केटू को हम क्या कहते हैं? गॉडविन एस्ट्रिज भी कहते हैं। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? केटू की ऊंचाई कितनी होती है?
ये 8611 मीटर होती है। ये आपको नोट डाउन करना रखना पड़ता है क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई, K2 की 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 6-7, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, या ऑप्शन बी इंडीज, या ऑप्शन सी रॉकी, या ऑप्शन डी आल्प्स। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी इंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ऑप्शन बी इंडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 8, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को कहाँ कहा जाता है? ऑप्शन ए गोबी, या ऑप्शन बी सुक्कुर, या ऑप्शन सी चोलिस्तान, या ऑप्शन डी मीरपुर। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? जो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी चोलिस्तान, चोलिस्तान कहा जाता है। तो आप इसको इस कदर भी ये याद रख सकते हैं, पाकिस्तान चोलिस्तान। तो यहाँ पे स्थान आया तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को हम चोलिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 9, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेग्जोमीटर, या ऑप्शन बी नैनोमीटर, या ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, या ऑप्शन डी फेदोमीटर। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है जो महासागर की गहराई को मापने के लिए, ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी फेदोमीटर, फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है, फेदोमीटर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और एक फेदम बराबर किसके वो होता है, बराबर होता है? ये 6 फीट के बराबर होता है। एक फेदम हमारा 6 फीट के बराबर होता है, 6 फीट। ये आपको नोट डाउन करना रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक फेदम इज द 6 फीट इज द इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन 10, हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांशतः क्या होती है? हिमालय में क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानें अधिकांशतः किस प्रकार होती है? ऑप्शन ए तलछटी, या ऑप्शन बी अग्नेय, या ऑप्शन सी प्लूटोनिक, या ऑप्शन डी डाइक। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए तलछटी। तो हिमालय में क्षेत्र में पाई जाने वाली चट्टानें अधिकांशतः तलछटी होती है, तलछटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और तलछटी तलछटी चट्टानों को हम क्या कहते हैं? यह अवसादी और परतदार चट्टानें भी कहते हैं, अवसादी और परतदार चट्टानें भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, शिवालिक का विस्तार के मध्य में है, शिवलिक का विस्तार के मध्य में है। ऑप्शन ए सिंधु तथा सतलज, या ऑप्शन बी पोटबार बेसिन तथा तीस्ता, या ऑप्शन सी सतलज तथा काली, या ऑप्शन डी सतलज तथा तीस्ता। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? शिवलिक श्रेणी, ये शिवलिक मतलब ये श्रेणी, शिवलिक श्रेणी है हिमालय की, उस विस्तार का मध्य में है। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर ये है ऑप्शन बी पोटबार बेसिन तथा तीस्ता के मध्य में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिवलक श्रेणी का विस्तार पोटबार बेसिन तथा तीस्ता के मध्य में है। और यह आपको कुछ नोट डाउन भी करना रखना पड़ेगा। शिवलिक का विस्तार, शिवलिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, दक्षिणतम श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 12, भारत में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? तो भारत में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए चक्रवातीय, या ऑप्शन बी संवहनीय, या ऑप्शन सी पर्वतीय, या ऑप्शन डी वाताग्रीय। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी पर्वतीय। भारत में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? ये पर्वतीय प्रकार की वर्षा पर्वतीय प्रकार की होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 13, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? तो कौन सी मिट्टी है गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, या ऑप्शन बी लाल मिट्टी, या ऑप्शन सी काली मिट्टी, या ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि
ऑप्शन सी काली मिट्टी। जो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ये गीली होने पर फैलती भी है तथा शुष्क होने पर, शुष्क मतलब सूख जाने पर इसमें दरारें भी पड़ जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे काली मिट्टी के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी। और इसमें अधिकांश वर्षा जल धारण क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। चंदन के वृक्ष सामान्यतः किन वनों में पाए जाते हैं? जो चंदन के वृक्ष है सामान्यतः किन वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या ऑप्शन बी अल्पाइन वन, या ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? चंदन के वृक्ष सामान्यतः किन वनों में पाए जाते हैं? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्वतीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजवुड, मोहगनी, एबोनी आदि व्यापारिक महत्व की वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मतलब रोजवुड, मोहगनी, एबोनी आदि व्यापारिक महत्व की वृक्ष, ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या ऑप्शन बी अल्पाइन वन में, या ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय झाड़ियाँ। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 16। बंगाल में चावल की खेती किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? जो बंगाल में चावल की खेती होती है वो सबसे ज़्यादा होती है पश्चिम बंगाल में। उस कृषि का उदाहरण है, किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक खाद्यान्न खेती, या ऑप्शन बी आत्मनिर्वाही व खाद्यान्न कृषि, या ऑप्शन सी वाणिज्यिक बगाती कृषि, या ऑप्शन डी मशीनीकृत वाणिज्यिक कृषि। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी वाणिज्यिक, ऑप्शन सी नहीं, रॉन्ग ऑप्शन। हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि आत्मनिर्वाही खाद्यान्न कृषि। तो आत्मनिर्वाही खाद्यान्न कृषि इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो बंगाल में चावल की खेती होती है, ये सबसे ज़्यादा बंगाल में होती है चावल की खेती। तो वहाँ पे आत्मनिर्वाही खाद्यान्न कृषि का उदाहरण है। आत्मनिर्वाही का मतलब क्या होता है? वो जीवन भर के लिए होती है। आत्मनिर्वाह का मतलब क्या होता है? जीवन भर की कृषि के लिए होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र किस राज्य में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, या ऑप्शन बी उड़ीसा, या ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक, राज्य में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा 18। किस राज्य में नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र सर्वाधिक है? किस राज्य में नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन बी पंजाब, या ऑप्शन सी हरियाणा, या ऑप्शन डी बिहार। किस राज्य में सर्वाधिक है नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी पंजाब में। तो पंजाब में इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा, भारत में एंटीमनी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में एंटीमनी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, या ऑप्शन बी बिहार, या ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो भारत में एंटीमनी इज द, हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब में एंटीमनी का प्रमुख उत्पादक राज्य है। एंटीमनी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1960, या ऑप्शन बी 1958, या ऑप्शन बी 1974, या ऑप्शन डी 1952।
तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत में एसटीडी सेवा कब आरंभ हुई थी? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए 1960 में आरंभ हुई। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में एसटीडी सेवा 1960 में आरंभ हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और ये कहाँ पे आरंभ हुई थी? कानपुर तथा लखनऊ के बीच में। कानपुर तथा लखनऊ के बीच में। कानपुर तथा लखनऊ के बीच में। यह आपको नोट डाउन करना रखना पड़िए क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना कानपुर तथा लखनऊ के बीच में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो क्वेश्चन 21 हमारा, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, मतलब यहाँ पे क्या पूछा है? कर्क रेखा कहाँ से नहीं होकर गुजरती है? ऑप्शन ए गुजरात, या ऑप्शन बी त्रिपुरा, या ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती? ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। और कर्क रेखा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है और ये भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो किस राज्य की सीमा पाकिस्तान की सीमा के साथ सर्वाधिक लंबी है? ऑप्शन ए राजस्थान, या ऑप्शन बी पंजाब, या ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, या ऑप्शन डी गुजरात। तो किस राज्य की सर्वाधिक सीमा लंबी है? ऑप्शन ए राजस्थान। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो यहाँ पे भी क्या पूछा है? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? ऑप्शन ए महानदी, या ऑप्शन बी ताप्ती, या ऑप्शन सी गोदावरी, या ऑप्शन डी कृष्णा। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी ताप्ती नदी नहीं गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है और ये अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ये कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जैसे नर्मदा नदी, माही नदी, पेरियार नदी और पेरियार नदी, ये कुछ 4 नदियाँ अरब सागर में गिरती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन 23 का इज द राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? तो इनमें से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? ऑप्शन ए कोयना, या ऑप्शन बी इंदिरा नगर, या ऑप्शन सी सरदार सरोवर, या ऑप्शन डी गांधी सागर। तो कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है इन निम्नलिखित में से? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी गांधी सागर नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 25 और इस क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 25। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पे क्या पूछा है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर के अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? मैंने पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, बट ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी लूनी, या ऑप्शन सी माही, या ऑप्शन डी कृष्णा। तो हमारा इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा इनमें से राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी माही नदी। तो नदी अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? माही नदी। माही नदी, नर्मदा नदी, पेरियार नदी और ताप्ती नदी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे हमारी क्लास ये समाप्त होती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली क्लासेस ला रहे हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम के लिए आरपीएफ, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है उसके लिए हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।